हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर के नोट से स्टार्ट करेंगे, जो कि जियोग्राफी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 है। नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहले नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेशन मतलब नेचर। यहाँ पे नेम पे ही दिख रहा है कि जो नेचर ने बनाया होता है, और इसकी डेफिनेशन में भी सेम लिखा हुआ है कि नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी। प्लांट कम्युनिटी को रेफर करता है, क्योंकि वेज यहाँ पे नेचर वर्ड ये रेफर कर रहा है कि जो नेचर से चीज़ें मिली है, ठीक है, जो गॉड ने कह सकते हैं हम डिस्कवर किया, नेचर से मिली है। वेजिटेशन का मतलब होता है प्लांट कम्युनिटी। इट रेफर टू द प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड। ऐसा वेजिटेशन, ऐसा नेचुरल, ऐसा वेजिटेशन, ऐसी प्लांट कम्युनिटी जो कि बिना ह्यूमन के की है, मतलब ना तो हमने उसको सनलाइट दी है, ना हमने उसको उगाया है, ठीक है, वो अपने आप उग गई है। एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब बाय द ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ह्यूमंस ने उसको बहुत सालों के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, इसलिए वो अपने आप ग्रो गई हो। ऐसे कई जंगल आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इस नेचुरल वेजिटेशन को, ऐसे टाइप के जिसको ह्यूमन ने नहीं उगाया है, उसको हम वर्जिन वेजिटेशन भी कहते हैं। अब वर्जिन वेजिटेशन जो इंडिया के होते हैं, जो प्लांट्स इंडिया में ऑलरेडी उगते हैं, उस टाइप के वर्जिन वेजिटेशन को हम कहते हैं एंडेमिक एंड इंडिजीनियस। ओके। और जो हम फॉरेन प्लांट्स लाते हैं, जैसे फॉरेन के कंट्री से जो हम प्लांट्स लाते हैं, उसको हम एक्सोटिक कहते हैं। द टर्म फ्लोरा इज यूज टू डिनोट द प्लांट्स। या आप पढ़ते आए हो कि जो फ्लोरा वर्ड होता है उसका मतलब होता है प्लांट, प्लांट ऑफ अ किसी भी पर्टिकुलर रीजन का। द स्पेसिफिक ऑफ द एनिमल आर रिफर टू एज अ फोना, और फोना का मतलब होता है एनिमल। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन द फ्लोरा एंड फोना किंगडम। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि फ्लोरा एंड फोना जो डाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फोना नहीं बोलेगा तो बोलेगा प्लांट एंड एनिमल, किसके ऊपर, मतलब क्या फैक्टर्स हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? तो दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे भी डिपेंड कर रहे हैं, रिलीफ एंड देन सेकेंड इज अ क्लाइमेट। रिलीफ के भी दो हैं, एक है लैंड, एक है सॉइल। लैंड क्या होता है? लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। लैंड वेजिटेशन को डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी रेफर करता है, ठीक है। देखो, अगर तो लैंड फर्टाइल है, ठीक है, तो ये बात आपको माइंड में ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर लैंड फर्टाइल है, मतलब सॉफ्ट है, तो वो हमेशा किसके लिए काम आती है? एग्रीकल्चर के लिए काम आती है। तो लैंड अगर फर्टाइल होगी तो वो एग्रीकल्चर के काम आएगी। ओके। और एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसका मतलब हम फ्लोरा कर रहे हैं, तो हुआ ना डिपेंड लैंड भी। The undulating rough terrains and the areas where the grasslands and the woodlands develop and they give shelter to the variety of the wildlife. जो अनडलेटिंग एरियाज होते हैं या रफ टेरेंस होते हैं, मतलब जिनकी मिट्टी सॉफ्ट नहीं होती, फर्टाइल्स नहीं होती, वहाँ पे एरियाज जो हैं वो सिंपल ऐसे घास उग जाती है, ग्रासलैंड हो जाते हैं, या फिर वुडलैंड जैसे बड़े बड़े फॉरेस्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े फॉरेस्ट उग जाते हैं। एंड हम जो है शेल्टर भी देते हैं वाइल्ड लाइफ को, जैसे बहुत सारे जानवर फिर उस जंगल में रहने लग जाते हैं। तो अगर फर्टाइल है लैंड, अगर फर्टाइल है, सॉफ्ट है, तो वो एग्रीकल्चर में हेल्प करेगी। और अगर लैंड रफ है, ठीक है, अनडेल्टिंग रफ टेरेंस है, तो वो वहाँ पे ग्रास उग जाएगी, या वुडलैंड। यहाँ पे वुडलैंड का मतलब आपने पढ़ा होगा, वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट पूरा उग जाएगा, और जो कि बहुत सारे जानवरों के लिए शेल्टर बनेगा, विच गिव द शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। अब नेक्स्ट है सॉइल। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। सॉइल भी बहुत मैटर करती है। जैसे सैंडी सॉइल जो डेजर्ट में होती है, जैसे अगर आपके घर में बहुत अच्छी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पे कैक्टस उगाना इतना मुमकिन नहीं है। या फिर सैंडी सॉइल के ऊपर जो सिंपल पौधे होते हैं जो आप एग्रीकल्चर में उगाते हो, वो उगाना वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो सॉइल का भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सैंडी सॉइल जो होती है डेजर्ट में, वो हेल्प करती है कैक्टस के ग्रोथ में, थ्रोनी बुशेस के ग्रोथ में। बल्कि जो वेट, जो गीली मिट्टी होगी या मैर्शी मिट्टी होगी, डेल्टिक सॉइल्स सपोर्ट अ मैनग्रूव फॉरेस्ट। मैनग्रूव फॉरेस्ट आपको पता है ना, मैनग्रूव्स अभी हम आगे पढ़ेंगे मैनग्रूव्स क्या होता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन, जो जिसके वाटर में सबमर्ज होता है, एक तरीके से। जो इसमें वेट मैर्शी डेल्टिक सॉइल का मतलब हो गया क्या? फर्टाइल सॉइल, ठीक है, एंड डेल्टिक वेजिटेशन। द सॉइल एट द हिल स्लोप्स हैज़ अ कॉनिकल ट्रीज। जो सॉइल हिल स्लोप्स पे होता है, हिल के स्लोप्स पे होता है, वहाँ पे बेसिकली कॉनिकल ट्रीज उगते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है क्लाइमेट। क्लाइमेट डिपेंड करता है किस पे? क्लाइमेट के भी फर्दर होते हैं टेम्परेचर, फोटो पीरियड एंड प्रेसिपिटेशन। अब टेम्परेचर। द कैरेक्टर एंड द एक्सटेंट ऑफ द वेजिटेशन आर मेनली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर अलॉन्ग विद द ह्यूमिडिटी इन द एयर, प्रेसिपिटेशन एंड द सॉइल। कैरेक्टर, किसी भी वेजिटेशन का कैरेक्टर और उसका एक्सटेंट, की मतलब वो कितना ग्रोथ करेगा, उस कितना जिएगा वो,
उसका कैसा कैरेक्टर रहेगा वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा। जहाँ पे टेम्परेचर गड़बड़ हुआ तो वहीं पे वो खत्म हो जाएगा उसका एक्सटेंट, ठीक है। तो वो कौन डिसाइड करता है? जो कैरेक्टर होता है ना, एक्सटेंट होता है, वो डिसाइड करता है टेम्परेचर। साथ में एयर में थोड़ी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, थोड़ा सा चिपचिपा गीलापन होना चाहिए, ठीक है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, सॉइल, इन सब चीज़ों पे टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, सॉइल भी डिसाइड करता है वेजिटेशन का कैरेक्टर एंड एक्सटेंड, कि कैसा कैरेक्टर होगा वेजिटेशन का और कितना देर या कितना लॉन्ग जो है वेजिटेशन चलेगा। द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट द, अगर टेम्परेचर गिर गया, मतलब मैंने एक क्रॉप उगाया जिसको एक्स टेम्परेचर चाहिए, लेट द बी एक्स, तो एक्स टेम्परेचर चाहिए, और अगर टेम्परेचर गिर गया, फॉल हो गया, तो अब वो वेजिटेशन जो मैंने उगाई है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो द फॉल्स इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। फोटो पीरियड, अगर फोटो पीरियड को एक वर्ड में समझना है तो इसका मतलब होता है सनलाइट। अब जैसे यहाँ पर एक प्लांट है और सन है, सन की लाइट प्लांट तक कितने देर में पहुंच रही है अलग अलग प्लेसेस में, उसको हम कहते हैं फोटो पीरियड। द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ड्यूरेशन ऑफ लाइट की वेरिएशन, वेरिएशन मतलब होती है जैसे यही यहाँ पे एक प्लांट है और एक यहाँ पे एक प्लांट है, तो इसमें वेरिएशन होगा, इसकी जो सनलाइट होगी और इसकी सनलाइट होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट अलग अलग जगह पे अलग होगी। कैसे? लेटीट्यूड की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से, सीजन की वजह से। अब जैसे यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर जो प्लांट होगा उसको जल्दी सनलाइट पहुँच जाएगी रेदर देन जो नीचे होगा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड पे भी इफेक्ट करता है, सीजन पे भी करता है, ड्यूरेशन ऑफ द डे के ऊपर भी और लेटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है फोटो पीरियड ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट। अब देखो, अगर सनलाइट की लॉन्गर ड्यूरेशन होगी, सनलाइट की लॉन्गर, शॉर्टर नहीं, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन होगी सनलाइट की, तो ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर, तो समर में जो ट्रीज हैं वो फास्टर ग्रो करेंगे। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द सनलाइट ट्री ग्रो फास्टर इन समर। अब है प्रेसिपिटेशन, एरियाज ऑफ द हैवी रेनफॉल हैव द मोर डेंस वेजिटेशन। जो एरियाज होते हैं हैवी रेनफॉल, जहाँ पे बहुत सारी बार प्रेसिपिटेशन होता है, आपको भी पता है कि रेनफॉल होता है, तो एरियाज ऑफ द हैवी रेनफॉल हैव द मोर डेंस वेजिटेशन एज कम्पेयर टू द एरियाज ऑफ द लेस रेनफॉल। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे उगेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होगा, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट कम्युनिटी होगी। वेजिटेशन का मतलब हमने देखा था ना, प्लांट कम्युनिटी, रेफर टू द प्लांट कम्युनिटी। और जहाँ पे लेस रेनफॉल होगी वहाँ पे कम होगा एज कम्पेयर टू द लेस रेनफॉल। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, थ्रोन एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रूव फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर प्रेजेंट इन द, ये फॉरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आप चाहो तो इसको पॉइंट्स में भी ऐड कर सकते हो। तो ये फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आसाम और तमिलनाडु की जो कोस्ट है, असम और तमिलनाडु की जो कोस्ट है उसके अपर पार्ट पे लाई करते हैं। दीज फॉरेस्ट ग्रो इन द, यहाँ पे अब हम जब फॉरेस्ट पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, इन सबका सबसे पहले आपको याद रखना है कि रेनफॉल का कितना सेंटीमीटर है, कहाँ पे कितने सेंटीमीटर पे कितना रेनफॉल हो तो ये ग्रो करते हैं, उनकी हाइट याद रख लेनी है बेसिकली, और वहाँ पे कौन से एनिमल और कौन से प्लांट फाइंड आउट होते हैं। ये तीन चीज़ें कॉमन है, ठीक है, एक रेनफॉल एंड एक प्लांट एंड एक एनिमल, ये हर में होगा, ओके। और ये कहाँ फाइंड आउट होते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने इसमें आप पॉइंट में भी ऐड कर सकते हो कि कहाँ फाइंड आउट होते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान निकोबार आइलैंड एंड वेस्टर्न घाट्स में। द फॉरेस्ट ग्रोज बेस्ट इन द एरियाज हैवी रेनफॉल मोर देन द 200 सेंटीमीटर। जिन एरिया में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है उन एरियाज में ये ग्रो करते हैं। विद द शॉर्ट ड्राई सीजन, छोटे जो सीजन होता है, सूखा जहाँ पे जब पड़ता है तब। द ट्रीज रीच द ग्रेट हाइट्स अप टू द 60 मीटर्स और इवन अबन। अब ट्रीज की हाइट जो है वो 60 मीटर से भी ऊपर तक चली जाती है, ओके। यहाँ पे सारे टाइप के ट्रीज उगते हैं, ट्रीज उगेंगे, शर्ब्स उगेंगे, क्रीपर्स उगेंगे, हर्ब्स उगेंगे, सब उगेगा, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कोई वो नहीं है पाबंदी, सब कुछ उगेगा, इसलिए आप इसको मल्टी यार्ड स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। तो याद रखना कि इसको आप मल्टी यार्ड स्ट्रक्चर भी कह सकते हो इस टाइप के वेजिटेशन को। दिस फॉरेस्ट, अब जैसा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मतलब सॉरी, हमेशा जो है वो ग्रीन रहेंगे। इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर द एबोनी। अब ट्रीज कौन कौन से होंगे यहाँ पर? एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड सिनचोना, ओके। सो यहाँ पे आपको ट्रीज के सारे नेम लर्न कर लेना है, एबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबर एंड सिनचोना।
उसके बाद कॉमन एनिमल्स फाउंड जो फॉरेस्ट में फाइंड आउट होते हैं वो है एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर। लेट्स कम टू द डेसिडियस, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको भी जो है 200 सेंटीमीटर के आसपास ही बारिश चाहिए होती है। दे आर स्प्रेड ओवर द रीजन ऑफ हैविंग रेनफॉल बिटवीन द, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होता है 200 सेंटीमीटर से लेकर के 70 सेंटीमीटर के बीच में अगर रेनफॉल हुई तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ग्रो करेंगे। ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, अपने लीव्स शेड करते हैं 6 to 8 वीक्स। ड्राई समर होता है उसमें 6 to 8 वीक्स में ये अपने इनके पत्ते झड़ते हैं। इन दिस फॉरेस्ट जो कॉमन एनिमल फाइंड आउट होते हैं लॉयन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। ओके, यहाँ पे कौन से थे, एलिफेंट, मंकी, लेमर एंड डियर। अब जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ये 2 टाइप्स के डिवाइड होते हैं ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर की अवेलेबिलिटी पे। यहाँ पे लिख लेना, दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर टाइप्स, 2 टाइप्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। सबसे पहला है मॉइस्ट से ही पता लग रहा है थोड़ा गीला वगैरह, ड्राई से पता लग रहा है सूखा। तो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, ये ऐसे एरियाज में फाइंड आउट होता है जहाँ पर 100 से, देखो यहाँ पर 200 है, ये 3 चीज़ें याद कर लो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में, 200, 100, फिर 70 एंड 75। 200 और 100 के बीच में जो है ये मॉइस्ट वाला लाई करेगा। अगर बारिश 200 एंड 100 के बीच में हो रही है तब मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट ग्रो करेगा। ओके, टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज इन द फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में जो टीक प्लांट जो ट्री है वो बहुत उगता है, और भी उगते हैं, जैसे एग्जांपल में ले लो बैम्बूज, सैल, शीशम, सैंडलवुड एंड द खेर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ये सारे कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। तो आप कुछ 5 या 3 लर्न कर लो, बैम्बूज, साल, शीशम एंड सैंडलवुड्स। अब जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है ये 100 to 75 के बीच में रहता है, 100 to 75 या 70। दे आर द ओपन स्ट्रेचेस इन विच अ टीक, सॉल, पीपल एंड नीम ग्रो। इसमें आप सारे लर्न कर लेना कि ये एक ओपन स्ट्रेचेस होता है टीक का, एंड आप एग्जाम्पल में दूसरे में भी लिख सकते हो साल, पीपल, नीम। ओके, अब नेक्स्ट है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड द स्क्रब्स। थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। अब द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली थ्रॉनी ट्रीज, और यहाँ पर थ्रॉनी ट्रीज एंड बुशेस भी फाइंड आउट होते हैं। नेम से ही पता लग रहा है कि थॉर्न फॉरेस्ट है जहाँ पे थ्रॉनी ट्रीज एंड बुशेस फाइंड आउट होते हैं। दिस टाइप ऑफ बुशेस होती है जैसे झाड़ियाँ सी टाइप से। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन, ये कहाँ फाइंड आउट होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये फाइंड आउट होता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ओके, ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव द लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग। जो थॉर्न फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं ये बहुत पेनिट्रेट मतलब बहुत डीप जाते हैं, बहुत अंदर तक सॉइल के जाते हैं मॉइस्चर पाने के लिए, ठीक है, मॉइस्चर पाने के लिए। द स्टेम्स आर मॉइस्ट टू कंजर्व द वाटर, और इसकी स्टेम मॉइस्ट भी हो जाती है वाटर कंजर्व करने, इसकी स्टेम्स मॉइस्ट होती है, इसकी स्टेम बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होती है इसलिए वाटर कंजर्व कर लेती है। लीव्स आर मोस्टली थिक, लीव्स इसके मोटे होते हैं और इवेपोरेशन भी नहीं हो रही। देखो यहाँ पे ये मॉइस्चर भी बहुत सारा ले रहा है, वाटर भी बहुत बचा रहा है और इवेपोरेशन भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, सबसे पहली बात तो कि इसका ये कंसिस्ट करता है थ्रॉनी ट्रीज एंड बुशेस। फर्स्ट पॉइंट, कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज में, इतना भी लिख दोगे, और 2 एग्जाम्पल दे दो, गुजरात एंड राजस्थान। फिर उसके बाद आता है ट्रीज आर स्कैटर्ड हैव अ लॉन्ग रूट्स, लॉन्ग रूट्स होती हैं जो कि घुसी हुई होती है ग्राउंड के अंदर बहुत नीचे, टू गेट द मॉइस्चर। क्यों होती है, क्योंकि मॉइस्चर पाना है। स्टेम भी मॉइस्ट होती हैं वाटर कंज्यूम करने के लिए। लीव बहुत मोटे होते हैं, टू स्मॉल टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अब प्लांट्स कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर। इसके पहले जो हम ये वाला देख रहे थे इसके अंदर लॉयन, टाइगर, पिग, डियर ये सब फाइंड आउट हो रहे हैं, ये था डेसिडियस। फिर उसके बाद ऊपर था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसमें एलिफेंट, मंकी, लेमर, डियर था। सो यहाँ पे जो प्लांट फाइंड आउट होंगे, अकेसियस, पाम्स, इयोफोर्बियास एंड द कैक्टाई आर द मेन प्लांट स्पीशीज। एनिमल्स जो यहाँ पे फाइंड आउट होंगे, रैट, माइस, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, हॉर्सेज एंड कैमल्स। अब जो मोंटेन फॉरेस्ट है, व्हाट इज नेक्स्ट मोंटेन फॉरेस्ट। मोंटेन फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द माउंटेन्स। ये मोंटेन से नाम पता लग रहा है कि जो माउंटेन्स में फाइंड आउट होते हैं। अब माउंटेन्स पे आप खुद सोचो कि यहाँ पे माउंटेन्स पे फाइंड आउट हो रहे हैं ये, तो द वेट टेम्परेचर ये है 1000 to 2000 के बीच में जो लाई करेगा, 2000 के बीच में, 1000 to 2000 के बीच में, वो है वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट।
are found between the height of the 1000 to 2000. At high altitudes, generally more than 3600 meters above the sea level, temperate forest and अब यहाँ पे 3600 के ऊपर 3600 के ऊपर क्या फाइंड आउट होता है, ग्रासलैंड फाइंड आउट होते हैं अबव एट द, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, थोड़ा सा और ऊपर इसके एट अबव अबव दिस 3600 के ऊपर जाओगे तो क्या फाइंड आउट होगा, ग्रासलैंड्स फाइंड आउट होंगे। ठीक है, क्या फाउंड होंगे, ग्रासलैंड्स। यहाँ पे ये देखो, अल्पाइन ग्रासलैंड्स आर यूज फॉर ग्रेजिंग एट हाई एल्टीट्यूड्स, क्या मिलेंगे, ग्रासलैंड मिलेंगे। अब ये जो ग्रासलैंड है एंड ये जो हमको यहाँ पे ट्रीज मिले हैं, जो कौन से, फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड्स एंड द जो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है एंड ये है, ये जब कंबाइन होंगे आपस में, ये जब दोनों आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, तो ये क्या बनाएंगे, एल्पाइन वेजिटेशन। एट हाई एल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर अबव द सी लेवल के ऊपर जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं और जो ग्रासलैंड होते हैं, ये क्या बनाते हैं, मर्ज हो जाते हैं टू फॉर्म द एल्पाइन वेजिटेशन। एल्पाइन ग्रासलैंड्स आर यूज फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए यूज होता है। एट हायर एल्टीट्यूड मोसेस एंड लाइकन्स, जब बहुत ऊपर जाओगे तो टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन आ जाता है जिसमें मॉसेज और लाइकन्स भी आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स फाइंड आउट होते हैं, कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर्स, विल्ड शीप, जैक रेबिट, टिबिटन याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल्स, शैगी बियर, रेयर, बहुत सारे हैं। आप 5 लर्न कर सकते हो, 3 लर्न कर सकते हो। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर द ट्रीज दैट लिव अलॉन्ग द ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन रूटेड इन द सॉल्टी सेडिमेंट्स ऑफन द अंडर वाटर। अब जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है, इनके जो रूट्स होते हैं ना, ये सॉल्टी वाटर, जो सॉल्टी वाटर होते हैं, जो सलाइन वाटर होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होता है उनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो कोस्ट होते हैं, एरिया ऑफ द जो कोस्ट होता है वो टाइड से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब जो मड है, जो सिल्ट है, वो इकट्ठा हो जाता है जो कोस्ट पे। डेंस मैग, इस पॉइंट को आप अलग भी लिख सकते हो कि मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। Dense mangrove forests are the common varieties with the roots of the plant submerged under the water. Dense mangrove forests are the common varieties with the roots of the plant. मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, तो जो इसके रूट्स होते हैं, आधे से ज़्यादा रूट्स, मतलब पूरा प्लांट का हिस्सा, रूट ऑफ द प्लांट, वो वाटर के अंडर, जो अंदर होता है वो सबमर्ज होता है। अब जैसा कि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं जो कि अपने हार्ड टिम्बर के लिए, हार्ड टिम्बर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सो इसको हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। अब यहाँ पे कौन सा एनिमल मिलता है, रॉयल बेंगोल टाइगर, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, और आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड हियर। अब नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ पे आते हैं। आपको ये पूछा जा सकता है, इंडिया इज अ रिच इन इट्स फौना, एक्सप्लेन। कैसे इंडिया अपने फौना में रिच है, एनिमल्स वाइल्ड लाइफ में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 8 पॉइंट्स है, आप कितने भी 5 लिख सकते हो। एलिफेंट कहाँ फाइंड आउट होते हैं, हॉटवेज फॉरेन में फाइंड आउट होते हैं। ये कोई समझाने वाली चीज़ नहीं, ऑब्वियसली लर्न करने वाली चीज़ है कि एलिफेंट कहाँ फाइंड आउट होते हैं, आसाम में, कर्नाटका में एंड केरला में। वन हॉर्न राइनासोर्स कहाँ फाइंड आउट होते हैं, आसाम में एंड वेस्ट बंगाल्स में। अब जो रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ में फाइंड आउट होता है, ये आपको एमसीक्यूज में, फिल इन द ब्लैंक्स में, किसी में भी पूछ सकता है। रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड एस कहाँ मिलते हैं, वाइल्ड एस मिलते हैं रन ऑफ कच्छ में। वेरा जो थार डेजर्ट होता है, थार डेजर्ट इज द हैबिटेट फॉर द कैमल्स, थार डेजर्ट में कैमल्स पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ, वाइल्ड एस इज द प्लेस फॉर द, मतलब सॉरी, वाइल्ड एस कहाँ रहते हैं, रन ऑफ कच्छ में, एंड जो कैमल्स होते हैं वो थार डेजर्ट में। द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज द गिर फॉरेस्ट इन द गुजरात। जो नेचुरल हैबिटेट है, जो हमारे इंडियन लॉयन है, जो हमारे एशियाटिक लॉयन है, वो कहाँ पे, उनका नेचुरल हैबिटेट कहाँ पे है, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, गुजरात में। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, टाइगर्स कहाँ मिलते हैं, मध्य प्रदेश में मिलते हैं, सुंदरबन में मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। ओके, लद्दाख, और एक इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि टाइगर, जहाँ पे टाइगर और लॉयन दोनों रहते हैं, तो आप लिख सकते हो इंडिया इज ओनली द कंट्री विच हैव द बोथ टाइगर्स एंड द एशियाटिक लॉयंस। नेक्स्ट है लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड, मतलब लद्दाख जहाँ पे लोकेट करता है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे लोकेट करता है, वहाँ पे कौन रहता है, वहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स रहते हैं, वहाँ पे याक रहता है, शैगी हॉर्न्ड वाइल्ड ऑक्स रहते हैं, द टिबिटन एंटीलोप, द भारल, भारल आप ब्लू शिप लिख दो इसको, ठीक है, वाइल्ड शिप। अब आपको याद कौन से करने हैं, बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट है वो याक है, ब्लू शिप है, वाइल्ड शिप है एंड कियांग है। ओके, इन द रिवर, लेक और कोस्टल एरियाज में टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घरियाज मिलते हैं। यही वाला पॉइंट है जो टोटल यहाँ पे लिख सकते हो आप। ओके, मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर पिकॉक, पीजन्स, डक्स, जो पैराकीट्स होती हैं, क्रेन्स होते हैं, पीजन्स आर सम ऑफ द बर्ड्स इनहैबिटिंग द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री। आप माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में भी इसमें लिख सकते हो।
ओके। और ये सारी कुछ बर्ड्स हैं, जो सम ऑफ द बर्ड्स जो हमारे फॉरेस्ट में रहती हैं हमारे इंडिया के। कॉजेस ऑफ मेजर थ्रेट टू फ्लोरा एंड फौना। हमारे जो फ्लोरा एंड फौना है उसको क्या थ्रेट है, क्या खतरा है, और उसका खतरा तो है ही, और साथ में उसको क्या कारण है, तो क्या कॉजेस हैं, इतना बड़ा खतरा क्यों है, क्यों, कारण क्या है उसके पीछे। तो एवरी स्पीशीज है ना, हर स्पीशीज हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो कैसा ही हो, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इज़ वेरी एसेंशियल। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये आपको लर्न भी करना है। 1300 प्लांट स्पीशीज जो होते हैं वो एंडेजर्ड है। 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेजर्ड एंड 20 स्पीशीज आर एक्सटेंट ऑलरेडी। ये एंडेजर्ड है, मतलब ये खत्म होने वाले हैं, होते होते रह रहे हैं, और 20 ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। द मेन कॉजेज, कारण क्या है, हंटिंग फॉर द कमर्शियल पर्पस, हम अपने कमर्शियल पर्पस के लिए हंटिंग करते हैं, हम पॉल्यूशन करते हैं केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण। रैपिडली कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द कल्टीवेशन हैबिटेशन, यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो, फोर्थ, ओवर ग्रेजिंग हो रही है। ये सारे कॉजेज हैं। एंड यहाँ पे एक आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पक्का पूछा जाएगा कंफर्म, कि स्टेप्स, ओके, स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना, क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव रखे हैं फ्लोरा एंड फोना को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट एंड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखो, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन, द गवर्नमेंट हैज टेकन अ मेनी स्टेप टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना ऑफ आवर कंट्री। 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन इंडिया, 18 बायोस्फीयर रिजर्व बना के रखे हैं इंडिया में फ्लोरा एंड फोना को बचाने के लिए। एंड 10 आउट ऑफ दीज हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ द बायोस्फीयर। टोटल हमारे इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखे हैं फ्लोरा एंड फोना को बचाने के लिए। उसमें से जो 10 है वो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में इंक्लूडेड है। वर्ल्ड नेटवर्क, वर्ल्ड के जो बायोस्फीयर नेटवर्क है उसमें इंक्लूडेड है, ओके। फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस हैज बीन प्रोवाइडेड टू मेनी बोटनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। बहुत सारे फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियली, मतलब मनीज वगैरह, मनी एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की गई हैं बोटेनिकल गार्डन को गवर्नमेंट से 1992 में। किस किस को प्रोवाइड की गई है, कोल्ड डेजर्ट को, रन ऑफ कच्छ को, एंड आप कह सकते हो पान्ना, ये सब चीज़ें, ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है। आप दो लिख सकते हो, कोई भी, रन ऑफ कच्छ लिख दो एंड कोल्ड डेजर्ट लिख दो। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इजी पॉइंट है, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, ये सारी चीज़ें डेवलप की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एंड 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जियोलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए हैं नेचुरल हेरिटेज के केयर के लिए। अब जैसा कि ये 4 पॉइंट्स है, तो आप 5th पॉइंट क्या लिखोगे। तो आप सबसे पहले तो ये 4 पॉइंट्स कवर हो गए, 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जियोलॉजिकल गार्डन्स बनाए गए हैं। एक आप लिख सकते हो, गवर्नमेंट हैज टेकन द वेरियस स्टेप टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर कंजर्विंग द, गवर्नमेंट ने ऐसे भी तो बहुत सारे स्टेप्स लिए ना इकोसिस्टम को बचाने के लिए, एंड टू मिनिमाइज द इनडिस्क्रिमिनेट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आप ये लिख सकते हो कि गवर्नमेंट हैज टेकन द वेरियस स्टेप टू स्प्रेड द अवेयरनेस for conserving the ecosystem and to minimize the destruction of the natural environment, okay। तो ये 5 points हो गए, and it is very important question, I am repeating again। so यहाँ पे ये इसके जो नोट्स हैं, ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।